हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हायर परचेज अकाउंटिंग, किराया क्रय लेखांकन। तो क्या होता है? बेसिकली एक बंदा होगा, उसके पास पूरे पैसे नहीं है कि वो असेट्स को कैश में देके खरीद सके, तो वो उधार खरीदता है। लेकिन ये उधार खरीदने का सिस्टम कुछ खास है। क्या खास है? एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, इन हायर परचेज सिस्टम जिसकी बात चल रही है, द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स। तो इसमें यूं है कहानी कि जैसे ये एक व्यक्ति है और इसको एक कार खरीदनी है। ये यहाँ पे गया कंपनी में और पता इसको चला कि ये कार 6 लाख रुपए की है। इसके पास 6 लाख रुपए नहीं है लेकिन ये कार खरीदना चाहता है। इसने कहा कि मुझे अभी कितने देने पड़ेंगे कम से कम। पहले इसको ये कहा गया कि देखो, अगर आप कैश में लेते हो तो आपको 6 लाख की पड़ेगी, लेकिन अगर आप किश्तों में लेते हो, हायर परचेज सिस्टम में लेते हो, क्योंकि किश्त भुगतान प्रणाली अलग होती है, तो आपको ये चीज़ 7 लाख रुपए में मिलेगी। 7 लाख में ऐसा है कि आपको 30,000 रुपये अभी देने पड़ेंगे, जिसे हम कहेंगे डाउन पेमेंट। और बाकी का जो पैसा है, बाकी का जैसे 30,000 रुपये नहीं करते, चलो इसको अपन कर लेते हैं कि 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये आपको अभी देना है और इसके बाद बाकी जो रकम बचेगी वो आपको 50,000 रुपये की 12 इंस्टॉलमेंट में देना है। अपन इस पे नहीं जाते कि ये 12,000 50 है कि मंथली इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली है या ईयरली है, पर ये कहा गया कि आपको बाकी पैसे 50,000 की 12 इंस्टॉलमेंट में देना है। अब अगर इन लोगों ने अग्रीमेंट किया है हायर परचेज सिस्टम का, तो इसमें दो वर्ड है, हायर और परचेज। हायर का मतलब होता है किराया और परचेज का मतलब होता है क्रय। इसके पास ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ये डाउन पेमेंट के बाद सारी किस्तें ईमानदारी से समय पे चुका दे और ओनरशिप ले ले। और चाहे चाहे तो ये डाउन पेमेंट करने के बाद, एक किस्त देने के बाद, दो किस्त देने के बाद किस्तें चुकाने से इनकार कर दे। अगर ये ऐसा करता है कि ये डाउन पेमेंट दे देता है, पहली किस्त दे देता है, दूसरी किस्त दे देता है और उसके बाद पेमेंट करना बंद कर देता है, तो ये माना जाएगा कि इसने अब तक जो दिया है वो किराया है। ये क्रय करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ऑप्शन क्या है, हिंदी में नाम है किराया क्रय प्रणाली, कि जब तक पहली किस्त, दूसरी किस्त, इनफैक्ट आखिरी किस्त तक भी वो जो दिए जा रहा है वो किराया है। हाँ, आखिरी किस्त के बाद वो स्वामी बन जाता है। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्रय पद्धति में क्रेता माल का स्वामी कब बन जाता है? जब वो अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है। उससे पहले वो कौन है? किराएदार है। एक शब्द मैं ये कहानी इसलिए बता दूं ताकि आगे की कहानी आसान रहे। जब तक वो आखिरी किस्त नहीं चुका देता, उसकी टेक्निकल स्थिति जो होती है खरीदने वाले की, वो इसकी स्थिति होती है निक्षेपी की। निक्षेपी वो व्यक्ति होता है, बेली वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई वस्तु आई है और वो किसी और की अमानत है। तो किराया क्रय प्रणाली में जब तक ये आखिरी किस्त नहीं दे देता, तब तक वो वस्तु कंपनी की अमानत है। हाँ, अगर ये लास्ट किस्त दे देता है तो उसके बाद वो वस्तु का स्वामी बन जाता है। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन में समय लगा, अब अपन क्वेश्चन फटाफट करेंगे। जब अग्रीमेंट साइन होता है तो वो स्वामी नहीं बनता। जब वो पहली इंस्टॉलमेंट देता है तो वो स्वामी नहीं बनता। हाँ, वो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट देता है तो वो स्वामी बनता है। सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ गुड्स सोल्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम आर रीपोजेस्ड बाय द वेंडर, देन इन द बुक्स ऑफ द वेंडर डैश डैश इज क्रेडिटेड। तो इसमें आपको दोनों तरफ की अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। खरीदने वाला किस तरह से अकाउंटिंग करता है, बेचने वाला किस तरह से अकाउंटिंग करता है। तो ये बड़ा चैप्टर है वैसे। ओके, तो मैं बात करता हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कंपनी ने इस व्यक्ति को कार बेच दी। ठीक है, इसके लिए आप समझते हो कार है यानी असेट है, लेकिन कंपनी के लिए वो एक ऑर्डिनरी गुड्स है, सामान है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो इसने 5 किस्तें दे दी और 5 किस्तें देने के बाद इसने किस्तें चुकाने से इनकार कर दिया। इसने नोटिस वगैरह दिया, इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगी? अपने आदमी भेजकर या गुंडे भेजकर, जैसा भी कह लो, आदमी भेजकर संपत्ति उठवा लेगी। ठीक है, तो उस समय जिस दिन ये संपत्ति उठाएगी कौन? कंपनी, तो उस समय वो एक एंट्री करेगी, गुड्स रीपोजेस्ड। गुड्स वापस कब्जे में आ गया, किसके? कंपनी के। गुड्स रीपोजेस को डीआर करेगी और ये जो व्यक्ति है, बायर है, इस बायर को इस टॉपिक में कहा जाता है हायर परचेजर। हायर परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है,
मैं कहना ये चाहता हूँ, क्वेश्चन ये है कि यदि किराया क्रय पद्धति है और जो माल बिका हुआ है उसे विक्रेता वापस अपने अधिकार में ले लेता है, तो विक्रेता अपनी पुस्तकों में किसे क्रेडिट करेगा? तो विक्रेता गुड्स रीपर्चेज अकाउंट को तो डेबिट करेगा और ये जो हायर परचेजर है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो ये किराया क्रेता के खाते को हायर परचेजर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। यस, नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन हायर परचेज सिस्टम इज। देखो, हायर परचेज सिस्टम में ब्याज लगता है क्योंकि जो चीज़, एग्जांपल लेते हैं, जो चीज़ 6 लाख रुपए की मिल रही थी वो अगर वो किश्तों में लेता है तो 7 लाख की मिलेगी। पहली बात तो ये जो अंतर है, ये अंतर है 1 लाख रुपए का और ये 1 लाख का अंतर है ब्याज का। तो ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है? तो जैसे मान लेते हैं कि कहानी में ब्याज की रेट है 10% पर एनम, तो जो ब्याज लगेगा वो कैश प्राइस पे लगेगा। और होता क्या है कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे होते हैं, है ना, अब आप समझो इंस्टॉलमेंट के अंदर मूल भी होता है और ब्याज भी होता है। तो जैसे जैसे मूल का पेमेंट, मूल यानी ओरिजिनल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट होता जाएगा तो जो सीपी है, अब मैंने उसको नाम दिया आउटस्टैंडिंग सीपी रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा और फिर ब्याज उस पर निकलेगा। ऐसे चलता है। ठीक है, एक बार इस कैलकुलेशन समझो। जैसे मान लो कोई वस्तु थी 28,000 रुपये की, 28,000 में से सामने वाले ने 8,000 रुपये तुरंत दे दिए। जब अग्रीमेंट किया हाथों हाथ उसने 8,000 रुपये दे दिए, तो बाकी कितने बचे? 20,000 बचे। 20,000 बचे तो अब जो निकलेगा 20,000 रुपये ब्याज निकलेगा। अब ध्यान देना, जो पहली इंस्टॉलमेंट दी है बंदे ने वो भी 8,000 है, लेकिन इस 8,000 के अंदर 2,000 रुपये का ब्याज है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है? 6,000। समझे? जो डाउन पेमेंट दिया उसके अंदर कोई ब्याज नहीं होता। अगर वो आपसे पूछ ले थ्योरी क्वेश्चन, जो डाउन पेमेंट दिया जाता है तो वो तो हाथों हाथ दे दिया जाता है, तो उसमें कोई ब्याज नहीं होता। लेकिन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाती है तब तक तो समय हो जाता है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर ब्याज शामिल होता है। तो 8 में से 2 ब्याज है, 6 मूल जमा हो गया। 20 में से 6 मूल जमा हो गया, तो बस अब कितना मूल बचा? 14,000। तो अगला ब्याज 14,000 में निकलेगा। पर गौर करने वाली बात यह है कि ब्याज हमेशा सीपी कैश प्राइस पे निकाला जाता है, और उसमें भी सही वर्ड है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे निकाला जाता है। इसलिए मैंने ये आंसर भी दिया है, ये भी दिया है, ये ज़्यादा सही है। बाकी ये कहना कि ब्याज मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, ब्याज एचपीपी पे निकाला जाता है, या ब्याज संपत्ति के रेजिडुअल वैल्यू अवशिष्ट मूल्य पे निकाला जाता है, तो ये सब गलत है। ब्याज हमेशा कैश प्राइस पे निकाला जाता है। इसका आंसर डी होगा। डी आंसर आ गया है। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1,000 रुपये देना या 2,500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं,
289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार एक या दो लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी भी रहती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हायर परचेज सिस्टम रिस्क इज ट्रांसफर्ड। तो आप बताओ रिस्क किसकी होती है। सोचो, आप अगर आपके पास एक बाइक है, उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया, भगवान नहीं करे एक्सीडेंट हो गया, तो दुख किसको होता है? दुख हमें होता है। दुख हमें क्यों होता है? क्योंकि उस बाइक के स्वामी हम हैं, उस बाइक के स्वामी हम हैं। तो जो स्वामी होता है, किसी भी तरह की जोखिम भी क्या होती है? उसकी होती है। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अपन कहीं सफ़र कर रहे हैं और रोडवेज की गाड़ी से जा रहे हैं, भगवान नहीं करे जो रोडवेज जा रही है, बस जा रही है, उसका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में 2 लाख का नुकसान हो गया, आपको दुख होगा? शायद नहीं, थोड़ा बहुत दुख हो सकता है कि यार, लेकिन ज़्यादा दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बस हमारी थी नहीं, स्वामित्व तो हमारा था नहीं, तो उसकी जो जोखिम है वो भी हमारी नहीं है। अब इससे बात ये आती है, जो पहला क्वेश्चन आया, हायर परचेज सिस्टम में, हायर परचेज सिस्टम में 2 पक्षकार हैं, एक है बेचने वाला, उसको नाम दिया हायर वेंडर, एक है खरीदने वाला, उसका नाम है हायर परचेजर। तो इस अग्रीमेंट में संपत्ति का स्वामी कौन है? ये है संपत्ति का स्वामी, और लास्ट तक भी, पिक्चर एंड होने तक भी यही स्वामी है। पिक्चर बस लास्ट किस्त होती है, उसके बाद ये स्वामी बनता है, उससे पहले स्वामी यही है। तो इसलिए इसने कहा है कि हायर परचेज सिस्टम में रिस्क कब ट्रांसफर होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, आप कभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, स्वामित्व व जोखिम साथ साथ चलते हैं, रिस्क और ओनरशिप दोनों साथ साथ चलते हैं। जब सामने वाला स्वामी बन जाता है, ये वाला, जब सामने वाला स्वामी बन जाता है तब रिस्क उसकी हो जाती है। तो बात यही हो गई, यानी ये पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है, जब वो अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है, तो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, रिस्क भी ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका आंसर ए रहेगा, बाकी ऑप्शन आप देख लेना, ठीक है। बाकी ये कहना कि पहली किस्त के बाद ही रिस्क सामने वाले की हो जाती है, या जब वो 51% दे देता है तो रिस्क उसकी हो जाती है, या 30% दे देता है तो रिस्क होती है, नहीं। रिस्क का ट्रांसफर तभी होता है जब वो अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है। तो इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है जी, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर परचेजिंग हाई वैल्यू असेट्स इज, ठीक है। तो अगर आप बड़े मूल्य की वस्तु लेना चाहते हो, जैसे कोई ट्रक लेना चाहते हो, कोई और कमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हो, कोई मशीन लेना चाहते हो, तो हायर परचेज सिस्टम बढ़िया रहता है, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम में क्या खासियत है, आप डाउन पेमेंट दे दो, डाउन पेमेंट दे के वस्तु पूरी आपके पास आ गई, आप मज़े से यूज़ करो। आपको लगता है जब तक मज़ा आ रहा है तब तक आप किस्त देते रहो, वो किराए की तरह सामने वाला जमा करता रहेगा। आपको लगे यार आपसे ये असेट्स नहीं चलेगी या नहीं निभेगी, तो फिर आप छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, सामने वाला अपनी चीज़ उठा के ले जाएगा, आप तब तक खुद को किराएदार वाली फीलिंग ले लेना। तो ये वाली चीज़ है। तो हाई वैल्यू असेट्स लेने के लिए किराया क्रय पद्धति बहुत ही मुफीद पद्धति है। इसमें आपके गले में पट्टा नहीं बनता, या कहीं फांसी नहीं लगती, फांसी इन द सेंस
आप बंधे हुए नहीं हो, आपको जब तक चलाने का मन करे, वही है ना चले तो चांद तक नहीं तो रात तक वाली, लाइक ऐसे आपको जब तक जमे तब तक चलाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किराया क्रय पद्धति आपको सूट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किराया क्रय पद्धति में बड़े वाली मूल्य वाली वस्तुएं और छोटे मूल्य वाली वस्तुएं, इसकी अलग अलग अकाउंटिंग है, तो इतने सारे टाइप ऑफ अकाउंटिंग हो जाती है, इसलिए टफ टॉपिक है या बड़ा टॉपिक है। इफ कैश प्राइस इज नॉट गिवन द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज, वेल अगर आपको रेट ऑफ इंटर कहें, आपको नकद मूल्य नहीं दिया गया हो, ठीक है, जैसे आप समझो कि किसी व्यक्ति ने पहली किस्त में मान लो 40,000 चुकाए, दूसरी किस्त में मान लीजिए 22,000 चुकाए, और तीसरी किस्त में मान लीजिए 33,000 रुपये चुकाए, मान लो मैं ऐसे रैंडम बता रहा हूँ, और आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है। अब आपको वस्तु ओरिजिनली कैश में कितनी मिल रही थी वो पता नहीं है, कैश प्राइस मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, किस्तें देखकर ब्याज समझकर कैश प्राइस तक पहुंच सकते हो। टफ कैलकुलेशन है पर आप समझ सकते हो, क्योंकि जैसे मैं इसको समझाऊं, ये जो 33,000 है वो क्या है, किस्त है, और किस्त किससे बनती है, किस्त बनती है मूलधन प्लस ब्याज से। माना मूलधन 100 है और ब्याज की दर अगर 10% है तो 10 रुपये ब्याज है, यानी जो किस्त है वो 110 है। इसका मतलब ये जो 33,000 है ये 100 को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये 110 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 33,000 रुपये की, ये 33,000 रुपये की जो इंस्टॉलमेंट है ये अपने आप में 110 को रिप्रेजेंट करती है, यानी 110 का मतलब क्या हुआ, 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको इस किस्त के अंदर शामिल जो मूलधन है वो समझ में आ जाएगा। जैसे 33,000 रुपये जो है वो अपने आप में 110 को रिप्रेजेंट करता है, तो जो 100 है वो कैश प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, 10 रुपये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 30,000 रुपये आ जाएगा, तो आपकी अंतिम किस्त में शामिल 30,000 आ जाएगा। तो इस तरह से फिर उल्टा उल्टा चलते जाओगे तो टफ कैलकुलेशन पर हो जाता है। अब इसने कहा इंस्टॉलमेंट बटावा 100 प्लस रेट इंटू रेट लगाएं, इंस्टॉलमेंट 100 माइनस रेट करें, इंस्टॉलमेंट अपॉन रेट करें, नहीं। देखो जैसे मैंने इंटू 100 रखा ना, इंटू 100 रखा तो आपका सीपी निकल के आ गया। इसी तरह अगर मैं इंटू जैसे 33,000 बटा 110 इंटू 10 यानी रेट रखता तो आपका ब्याज निकल के आ जाता, तो ब्याज निकल के आ जाता, तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है ये वाला, इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई रेट। इससे आप करोगे ना तो आपका किस्त में शामिल ब्याज कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट द वेंडर हैज द राइट टू सीज द असेट्स इन। ओके, अगर किस्त का भुगतान नहीं करता है सामने वाला, उसमें त्रुटि करता है, गलती करता है, तो विक्रेता को किस मेथड में संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। तो जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो आज हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि किराया क्रय प्रणाली आंसर होगा, पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्योंकि किसी किसी के सिलेबस में किराया क्रय प्रणाली भी कोर्स में होता है, किस्त भुगतान प्रणाली भी होता है, तो किस्त भुगतान प्रणाली में आप संपत्ति को जब्त नहीं कर सकते। सामने वाला डिफॉल्ट करता है तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस कर दो, 10 तरह के और चीजें कर लो, लेकिन आप संपत्ति जब्त नहीं कर सकते। लेकिन किराया क्रय प्रणाली में सामने वाला गलती करता है, पेमेंट नहीं करता, तो आप संपत्ति जब्त कर सकते हो। तो इस सिस्टम में आपको असेट्स को अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिलता है। बी आंसर होगा, ये बी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किस्त की रकम और अवधि दोनों समान हो तो ब्याज की गणना करने के लिए प्रयोग की जाती है। देखो इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल पार्ट भी है, वो मैं लास्ट में 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जिसमें हम क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांटते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट का रेट गिवन होता है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ नहीं होता है। तो जब आपको ब्याज की दर नहीं दी हुई होती है तो फिर आपको 3 मेथड लगाने होते हैं, 3 मेथड से कैलकुलेशन करनी होती है। उसमें से एक मेथड है ये वाला, इनवर्स ऑर्डर मेथड, विपरीत क्रम विधि। मैं इनवर्स ऑर्डर लिख देता हूं, अभी समझाऊंगा अभी, और एक क्वेश्चन बाद में भी आएगा। एक मेथड आपका होता है अनुपातिक विधि,
और एक मेथड आपका होता है गुणनफल विधि। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं। अब जैसे मान लो कि जो चीज़ 50,000 रुपये में मिल रही थी कैश में, मैंने कहा कि साहब मेरे पास 50,000 रुपये, जैसे मुझे बाइक लेनी है, 50,000 रुपये कैश नहीं है, तो तो उसने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप किश्तों में दे देना। और मान लेते हैं लूट मची पड़ी है, 65,000 रुपये मांगे उसने मेरे से कि अगर आप किश्तों में लेते हो तो आपको 65,000 रुपये देने होंगे। ठीक है, चलो भाई, या आप मान लेते हैं, चलो एक सेकंड के लिए ना इसको 60,000 कर लेते हैं, 60,000 रुपये देने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, 60,000 कैसे देने होंगे? तो उसने कहा आपको 15,000 की 4 किस्तें देनी है, 15,000 पहली किस्त में, 15,000 दूसरी में, 15,000 तीसरी में और 15,000 चौथी में। ऐसे आपको 4 किस्तें देनी है। तो आपकी किस्तें कितनी हुई? 4। तो मैंने उल्टा क्रम लिखा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 का टोटल कितना हुआ? 10। तो आपका पहला ब्याज कितना होगा? तो पहले आप समझो, आपका कुल ब्याज कितना है? 50 की चीज़ के आप 60,000 दे दो, तो आपका कुल ब्याज है 10,000। और आपका फर्स्ट इंटरेस्ट कितना बनेगा? फर्स्ट इंटरेस्ट बनेगा 4/10। सेकेंड इंटरेस्ट कितना बनेगा? सेकेंड इंटरेस्ट बनेगा 3/10। अगर वो पूछे पहली किस्त का ब्याज, तो आप 4/10 करके निकालोगे। दूसरी किस्त का ब्याज पूछे तो 3/10 करके निकालोगे। ऐसे करके आप ब्याज कैलकुलेट करोगे। तो आपका पहला इंटरेस्ट हुआ 4,000, दूसरा इंटरेस्ट हुआ 3,000, 2,000 और 1,000। तो एक तरह से रिवर्स ऑर्डर हो गया। 4 किस्तें हैं तो 4 किस्तों को हमने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, 4 3 2 1। अगर आपको डेप्रीसिएशन वाला टॉपिक याद हो तो उसमें एक मेथड होता है SYDM मेथड। SYDM मेथड में भी जितनी लाइफ होती है उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं। तो विपरीत क्रम रिवर्स ऑर्डर लगाना है। ये तब लग जाता है जब आपकी किस्त समान हो। जैसे मैंने कहा ना, मेरी किस्त क्या है, हर बार 15,000 रुपये, और मैंने जैसे कहा कि मैं हर साल 15,000 दूंगा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। तो जो टाइम गैप है वो भी इक्वल है और इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो भी इक्वल है। तो ये वाली मेथड लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हमने उसको ये कहा कि पहले मैं आपको 10,000 दूंगा, फिर मैं आपको 20,000 दूंगा, फिर मैं आपको 30,000 दूंगा। तो इसमें क्या हुआ, किस्त की राशि असमान हो गई। किस्त की राशि असमान हो गई तो आपको आनुपातिक विधि लगानी होगी। और एक तो बिल्कुल ऊटपटांग तरीका होता है, उसमें कभी मैं किस्त 6 महीने बाद दे रहा हूँ, कभी 12 महीने बाद दे रहा हूँ, तो उसमें किस्त की राशि भी ऊपर नीचे होती है, ब्याज और समय अंतराल भी ऊपर नीचे होता है, तो फिर वहाँ पे गुणनफल विधि लगती है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने अभी जो क्वेश्चन आया उसमें था कि हमारी किस्त की रकम भी एक जैसी है, अवधि यानी जो टाइम गैप है 2 किस्तों के बीच का वो भी इक्वल है, तो फिर आपको विपरीत क्रम विधि, इनवर्स ऑर्डर मेथड लगाना चाहिए, वही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त का भुगतान न होने तक माल की मरम्मत कराने का दायित्व किसका होता है? तो प्रैक्टिकली भले आप इसको कुछ भी सोचो, लेकिन टेक्निकली आप सोचो। टेक्निकली आप सोचो कि जब तक अंतिम किस्त नहीं हुई तब तक वो चीज़ किसकी है? तब तक वो चीज़ हायर वेंडर की है। खरीदने वाला क्या कहलाता है? हायर परचेजर। बेचने वाला क्या कहलाता है? हायर वेंडर। इस सिस्टम में स्वामित्व किसका? कंपनी का। इस सिस्टम में जोखिम किसकी? स्वामी की। इसीलिए मरम्मत, रिपेयर का उत्तरदायित्व भी किसका? इसका। यहाँ आपको प्रैक्टिकली लग सकता है कि सर प्रैक्टिकली संपत्ति तो परचेजर यूज कर रहा है तो रिपेयर वो कराएगा, लेकिन अगर कोई विपरीत अनुबंध ना हो, कोई रिवर्स अग्रीमेंट ना हो, कोई शर्त ना डाली हो, तो अगर आप कानूनन स्थिति देखें तो स्वामी आप हो, जोखिम आपकी है, तो मरम्मत का उत्तरदायित्व भी आपका है। किसका? वेंडर का। तो विक्रेता का ये तकनीकी स्थिति है और सही है मैंने जो बताया। नेक्स्ट, अगर किराया क्रय पद्धति की दशा में है तो संपत्ति खाते को डीआर किया जाता है। तो ये बहुत समझने जैसा क्वेश्चन है कि मेरे को एक मोटरसाइकिल है, वो 50,000 में मिल रही थी कैश में। अगर मेरे पास कैश होते तो मैं 50,000 में देके ले लेता, ठीक है। लेकिन मैंने कहा सर कैश तो नहीं है, मैं किस्तों में लेने को तैयार हूँ 60,000 रुपये, ठीक है। और ये एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी लाइफ में जब मैंने पहली बार शायद 2006 या 2007 में बाइक खरीदी तो वाकई में ऐसे खरीदी थी, ठीक है। तब भाव कैश में 47,000 था और किस्तों में मिला के मैंने 55,000 के आसपास दिए होंगे। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लो मैं मोटरसाइकिल लेके आ गया, तो मैं मोटरसाइकिल को डीआर करूँगा और बेचने वाली कंपनी का नाम है हीरो होंडा। अब तो हीरो होता है, हीरो होंडा तो होता नहीं है, बट तो मैं ये जो एंट्री करूँगा वो मैं 50,000 रुपये से करूँगा या 60,000 से करूँगा? तो वो चीज़ है तो असल में 50 से आएगी ना। एक वर्ड होता है अकाउंट्स में इन्फ्लेट करना,
इन्फ्लेट करना मतलब होता है बड़ा चढ़ा के दिखाना। आप जबरदस्ती मोटरसाइकिल को 60,000 की क्यों कह रहे हो? जो 10,000 भुगत रहे हो वो तो आपके कर्मों की सजा है, वो तो 10,000 आप ब्याज का दे रहे हो। संपत्ति तो 50,000 की है ना। तो जो है ना, एंट्री होगी मोटरसाइकिल अकाउंट DR2 हीरो होंडा, इस तरह से एंट्री होगी। यानी एंट्री जो होगी वो कैश प्राइस से होगी। तो ये कह रहा है कि जब किराया क्रय पद्धति की दशा में है, जो संपत्ति खाते को DR करेगा, इसमें भी आपको किसी को लगेगा, जो कोई होशियार बच्चा है सुन रहा है मुझे, तो उसको लगेगा सर अभी तो आपने कहा कि जो संपत्ति होती है वो तो कंपनी की होती है। संपत्ति का स्वामित्व शुरू में कंपनी का ही माना जाता है, और खरीदने वाले को संपत्ति का कब्जा मिलता है, या कहें संपत्ति पर उसका अधिकार स्थापित हो जाता है। तो संपत्ति पे अधिकार स्थापित होते ही वो संपत्ति खाते को DR कर लेता है, और वो यही मान के करता है कि मेरी खरीदने की नीयत है, इस नीयत के साथ वो एंट्री करता है। पर ये एंट्री कैश प्राइस से होती है, रोकड़ मूल्य से होती है। ठीक है, चलिए बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन के बाद एक स्लाइड और आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। तो वो आपको PDF मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द बायर इन। तो एक सलाह मेरी ये रहेगी कि आप क्रेता क्या अकाउंटिंग करता है वो सारी अकाउंटिंग देख लेनी चाहिए। जस्ट मैं देखता हूँ कि अगर एंट्री अगले स्लाइड में हो तो, नहीं है कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, आप मोटरसाइकिल लेके आए तो आपने एंट्री करी मोटरसाइकिल DR2 कंपनी का नाम। ठीक है, अब आपने ये एंट्री होगी 50,000 से। ठीक है, 50,000 कैश प्राइस था। अब आपने मान लो 10,000 रुपये हाथों हाथ जमा करा दिए। तो 10,000 रुपये आपने दिए किसको? कंपनी को। एंट्री हो गई कंपनी टू कैश। ये हो गई एक बात। अब 1 साल हो गया, 1 साल हो गया तो इंटरेस्ट का समय हो गया। तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट को करना है DR। जब 1 साल हो जाएगा, इंटरेस्ट को करना है DR टू कंपनी। ठीक है, मान लो 40,000 रुपये पे आपका ब्याज कैलकुलेट हुआ और 4,000 का ब्याज कैलकुलेट हुआ। तो आपको समझ गए 40,000 पे ब्याज क्यों निकाला? 50 में 10 तो मैंने हाथों हाथ दे दिए, बाकी 40,000 आउटस्टैंडिंग CP बचा। 40,000 आउटस्टैंडिंग CP बचा, मान लो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4,000 की ब्याज की एंट्री हो गई। और उसके बाद जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं इस तरह की एंट्री करूंगा कंपनी टू कैश। ये कहीं की एंट्री है किस्त की। सपोज करो मेरी किस्त बनी 14,000 रुपये, 14,000 की किस्त बनी, तो ये मैंने एंट्री करी कंपनी टू कैश। क्वेश्चन क्या था? किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता यानी खरीदने वाले के द्वारा ब्याज की राशि में मैंने क्या किया? ब्याज की एंट्री में इंटरेस्ट को DR किया और वेंडर बोलो या हायर वेंडर बोलो, हायर वेंडर को CR किया जाता है। तो इसने बोला किसको क्रेडिट किया जाता है? तो हायर वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ना। समझना पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन आए आपके दिमाग में, वो प्रैक्टिस से ही होता है ना, वो मेरे कहने से नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कौन से टॉपिक का है, और फिर अकाउंट्स में एक प्रॉब्लम होती है कि आपको अकाउंटिंग करनी है तो वो आपको कभी क्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, कभी विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। तो पहले सोचना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, क्योंकि मेरे को जो 6 दिख रहा है आपको 9 दिख रहा है, ऐसा होता है ना। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, वो समझ के आपको आंसर करना होता है। तो जितनी प्रैक्टिस होती है तो आपके फिर उतने तरह फास्ट काम होता है। तो इस तरह से बी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायर चार्जेस डेप्रीसिएशन ऑन। अगेन वही वाला क्वेश्चन है कि जैसे मोटरसाइकिल जो थी वो अगर कैश में मैं लेता तो 50,000 की मिलती, और मैंने उसे किस्तों में लेना स्वीकार किया तो मेरे को 60,000 की पड़ी। अब किसी ने मेरे को बताया कि आपको ना हर साल 20% डेप्रीसिएशन लगाना चाहिए। ठीक है, मानता हूँ लगाना चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल है तो घिसेगी भी। तो मुझे वो 50,000 पे कैलकुलेट करना चाहिए या 60,000 पे कैलकुलेट करना चाहिए? तो आप भी जानते हो कि संपत्ति तो वास्तव में 50,000 की है, बाकी तो 10,000 वो ब्याज है। तो 50,000 रुपये पे कैलकुलेट करना चाहिए। यानी डेप्रीसिएशन की जो गणना होती है वो संपत्ति के रोकड़ी मूल्य पे की जाती है, वो कैश प्राइस पे कैलकुलेशन की जाती है। बहुत ही समझने जैसी चीज़ है। इवन इनकम टैक्स में कभी आप डेप्रीसिएशन पढ़ोगे या डेप्रीसिएशन वाले टॉपिक में डेप्रीसिएशन पढ़ोगे तो कैश प्राइस पे आपको गणना करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सीजर ऑफ द गुड्स बाय द हायर वेंडर। अगर विक्रेता संपत्ति को उठा के ले आता है, जब्त कर लेता है, द बैलेंस इन द असेट अकाउंट इज ट्रांसफर टू। वेल, थोड़ा समझना रहेगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। मैंने जैसे थोड़ी देर पहला बोला कि एक होता है बेचने वाला और एक होता है खरीदने वाला। ये बेचने वाला और ये है खरीदने वाला। इसके लिए जो चीज़ होती है ना, वो उसे संपत्ति की तरह देखता है।
मान लो कार लेके आया, तो ये इसको संपत्ति की तरह देखता है, और ये जो होता है ना, ये उसको माल की तरह देखता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको संपत्ति खाता किसकी पुस्तकों में मिलेगा? क्रेता की पुस्तकों में। क्रेता की पुस्तकों में सॉरी, क्रेता की पुस्तकों में आपको वो जो चीज मिलेगी उसे संपत्ति खाता कहेंगे। अब बात समझना, मान लीजिए कि इसने 5 किस्तें चुका दी, और 5 किस्तें चुकाने के बाद ये किस्तें दे नहीं पा रहा। कौन? क्रेता चीज किस्त दे नहीं पा रहा, तो ये कंपनी जो है वो चीज उठा के ले गई। तो बताओ क्रेता के पास अब चीज है या नहीं? नहीं, चीज तो गई। तो असेट्स को सीआर करना होगा, क्योंकि क्या नियम है? वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डीआर करो, जो वस्तु जाती है उसे सीआर करो। तो क्रेता के यहां से चीज गई, वो ट्रॉली में टांग के ले गया। कौन ले गया? वेंडर ले गया। तो ये एंट्री बनती है, हायर वेंडर टू असेट। अच्छा, उस समय क्या होता है? मोल भाव होता है कि तूने कार का साले क्या हाल कर दिया। कार जब नहीं थी तो अलग बात है, 5 साल यूज करने के बाद वो टांग के ले गया, तो उस समय मूल्य तय होगा कि यार ये तो अब 2 लाख की मूल्य है। तो तयशुदा मूल्य पे एंट्री होती है हायर वेंडर टू असेट्स। क्वेश्चन ये था कि अगर किराया विक्रेता ने माल को जब्त कर लिया, तो जो संपत्ति खाते के शेष है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो उसको हायर वेंडर खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये इसका आंसर बी होगा, बी होगा। ठीक है, उसके बाद जो लगता है उसको लॉस बोलते हैं। तो एक बार के लिए तो प्राइमा फेसी ये एंट्री होती है हायर वेंडर टू असेट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। किराया क्रय मूल्य 1,20,000 है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है, किस्तों की संख्या 3 है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है, 3 वर्ष के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 2.732325 है। रोकड़ मूल्य क्या होगा? ओके, कई बार आपको कैश प्राइस निकालना हो तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप एन्युटी प्राइस से इंटू कर दो, एन्युटी प्राइस से इंटू कर दो, और वैसे नियम तो ये होता है कि उसके अंदर डाउन पेमेंट जोड़ दो तो आपका कैश प्राइस आ जाएगा। ये नियम होता है। अब आप समझना, जो वस्तु 1,20,000 रुपए की मिल रही है किस्तों में, पहली बात तो ये तय मानो कि कैश में उसका मूल्य 1,20,000 से कम होगा, क्योंकि किस्तों में ही 120 की मिल रही है तो कैश में तो कम ही होगी। तो इसका आंसर 3,26 नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर देखने की बात है कि उसका आंसर 65,000 होगा, 54,000 होगा, या 1,08,930 होगा, क्या होगा। अब आप समझो, इस क्वेश्चन में आपने कहा कि पेमेंट मैं 3 किस्तों में करूंगा, यानी आपने कहा कि मैं एक किस्त दूंगा 40 की, दूसरी किस्त दूंगा 40 की, और तीसरी किस्त दूंगा 40,000 रुपये की। ठीक है, तो अगर आपको कैश प्राइस निकालना है तो अपने इंस्टॉलमेंट ले लो, और जो एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ये वाली, उससे मल्टीप्लाई कर दो 2.72325। अब ध्यान रखना, अगर डाउन पेमेंट हो तो जोड़ देना, है ना। थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बनाया तो डाउन पेमेंट भी देगा, उसको जोड़ना मत भूलना। कि सर पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमें तो आता ही नहीं है इतना गुना। कितने जीरो है? 1 2 3 4, तो ये पॉइंट 4 पॉइंट पीछे खिसक जाएगी, जैसे 1 2 3 4 यहाँ जाके पॉइंट लग गई। ठीक है, अब आप 4 को मल्टीप्लाई करा दो इससे, तो 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 4 पंजो 20, बच गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 7 28, 4 और 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10, 1,08,930 रुपये। तो ये इसका सही आंसर है, 1,08,930 रुपये, है ना। मैंने कहा ना इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, तो आप कैश प्राइस इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किराया क्रय और सामान्य क्रय के बीच के अंतर का आधार नहीं है? सपोज करो हायर परचेज नाम की चिड़िया आपको नहीं समझ में आती। ठीक है, तो आप सोचो, जो हायर परचेज होता है और जो ऑर्डिनरी परचेज अपन आम जिंदगी में करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? तो टाइमिंग ऑफ पेमेंट का अंतर है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑर्डिनरी परचेज में क्या होता है कि अपन हाथों हाथ पेमेंट कर देते हैं, या एक कुछ समय के बाद एक साथ ही निपटा देते हैं। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में धीरे 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 भुगतान होता है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर का आधार है, यानी ये इन दोनों को अलग करता है। लीगल ओनरशिप, ऑर्डिनरी परचेज में, सामान्य क्रय में तुरंत ओनरशिप मिलती है, इस वाले सिस्टम में ओनरशिप तुरंत नहीं मिलती है। तो ये भी अंतर का आधार है। लेकिन असेट्स की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो आप किस्त में
किस्तों पे मैंने कभी जो बाइक खरीदी होगी वो घटिया क्वालिटी की होगी, और जो मैं कैश में लेके आता वो बढ़िया क्वालिटी की होती। नहीं, क्वालिटी वाइज कोई अंतर नहीं होता, बाइक बाइक है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स में अंतर आ जाता है। अगर आप जैसे ऑर्डिनरी परचेज करते हो तो सामान्य वाला जनरली ब्याज नहीं लगाता, लेकिन इस वाले सिस्टम में तो ब्याज लगता है। इस वाले सिस्टम में कैश प्राइस कुछ और होता है और किस्तों में लेने का मूल्य कुछ और ही होता है, तो आपकी कुल लागत में अंतर आ जाता है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा अंतर का आधार बनता है, लेकिन ये वाला अंतर का आधार नहीं है। संपत्ति की गुणवत्ता अंतर का आधार नहीं है। इसका आंसर सी होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किराएदार की पुस्तकों में या किराया क्रेता की पुस्तकों में किस्त के भुगतान के लिए किराया विक्रेता खाते को डीआर किया जाएगा या सीआर किया जाएगा? तो आप सोचो, मैंने बताया ना, आपने जैसे मोटरसाइकिल खरीदी, ये बार बार मैं आपको हायर परचेजर के पॉइंट देता हूँ, तो उस समय एंट्री हो गई मोटरसाइकिल टू कंपनी, और उसके बाद जैसे मैंने डाउन पेमेंट दे दिया तो एंट्री कर दी कंपनी टू कैश। उसके बाद पहला जब ब्याज होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कंपनी, और जब मैं किस्त का भुगतान करूंगा तो एंट्री करूंगा कंपनी टू कैश। ठीक है, मैं पूरी स्टोरी बार बार सुना रहा हूं आपको। इसने यही पूछा है कि जो किराएदार है या किराया क्रेता है उसकी पुस्तकों में जब किस्त का भुगतान होगा तो क्या एंट्री होगी? ये एंट्री होगी, और इस एंट्री में विक्रेता का खाता क्या हो रहा है? डीआर हो रहा है, तो डीआर किया जाएगा। ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किराएदार की पुस्तकों में ब्याज और मूल्यह्रास खाता स्थानांतरित किया जाएगा। अब आप देखो, किराया क्रेता जो होता है वो इंटरेस्ट की एंट्री करता है, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कंपनी। वो डेप्रीसिएशन भी चार्ज करेगा, एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डीआर टू मोटरसाइकिल। अब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, डेप्रीसिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है। इसके लिए अंतिम प्रविष्टि की जाती है, और अंत में जो गंगोत्री है वो कौन है? पी एंड एल। तो अंत में पी एंड एल को डीआर किया जाएगा, और इस तरह से इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन को क्या किया जाएगा? राइट ऑफ किया जाएगा। तो ये होती है राइट ऑफ की एंट्री, और राइट ऑफ करने वाली एंट्रियों को अंतिम प्रविष्टि कहते हैं। ये एंट्री बनेगी आपकी। तो क्वेश्चन ये था कि किराएदार के पुस्तकों में ब्याज और मूल्यह्रास खाते को कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो अंत में पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बी इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। बार बार उसी की पुस्तकों में पूछ रहा है कि किराए पर लेने वाले की पुस्तकों में जब संपत्ति पुनः कब्जा कर ली जाती है तो संपत्ति खाता क्या होगा? तो ये बात तो अभी आ गई थी ना, कि जब सामने वाला संपत्ति उठा के ले गया, मैंने किस्तें नहीं दी तो सामने वाला संपत्ति उठा के ले गया, तो मैं असेट्स को सीआर करूंगा और हायर वेंडर को डीआर करूंगा। तो इसने पूछा कि संपत्ति खाते का क्या होगा? तो संपत्ति खाता क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, कैश प्राइस में अगर इंटरेस्ट जोड़ दें तो क्या बनेगा? एचपीपी। 50,000 रुपए की मोटरसाइकिल मिल रही थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने ब्याज जोड़ा, और ब्याज जोड़ के जो मूल्य बनेगा उसे इंग्लिश में कहेंगे हायर परचेज प्राइस, और हिंदी में उसे कहेंगे किराया क्रय मूल्य। एक एक शब्द का आप करते जाओ, हिंदी मीडियम इंग्लिश जो भी आपका हो देख लेना। तो कैश प्राइस में अगर ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एचपीपी। बी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माल की जब्ती से संबंधित सौदों को दर्ज करने के लिए किराया विक्रेता कौन सा खाता बनाता है? तो वो बनाता है गुड्स रीपजेज अकाउंट। क्या होता है, जैसे सामने वाले ने मैं कंपनी की तरह सोच रहा हूँ, अब सामने वाला कस्टमर है, वो हमसे कार ले गया, ठीक है, उसके लिए कार होगी, कंपनी के लिए वो चीज़ गुड्स है। ठीक है, मान लेते हैं 5 साल के बाद वो अब किस्तें चुकाने से इनकार कर देता है, तो मैं वो चीज़ उठा के लेके आ जाऊंगा। तब मैं एक सेपरेट अकाउंट ओपन करूंगा, उसका नाम होगा गुड्स रीपजेज अकाउंट। जैसे मैं इस अकाउंट के नाम से बताऊं, जैसे नेशनल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वो हमारा ग्राहक होगा जहां से हम चीज़ उठा के लेके आ गए उन 50,000 की। फिर उसके बाद हमने क्या किया,
वो चीज़ पे हमने 2,500 खर्चा किया, तो एंट्री बनी गुड्स रीपजेज टू बैंक, तो इसकी लागत हो गई 51,500। फिर हमने नए मुर्गे को, जैसे कंपनी अकाउंटिंग में होता है कि शेयर को फॉरफिट करने के बाद री इशू कर देते हैं, हमने नए मुर्गे को वो चीज़ नहीं करके पेंटिंग डेंटिंग करा के वो 54,000 में बेच दी, 54,000 में बेच दी, तो हमें 2,500 का लाभ हुआ। तो एंट्री बनी गुड्स रिपजेज टू P&L। तो मतलब जब्त किए हुए माल पे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, उसको ज्ञात करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, उसका नाम है गुड्स रीपजेज अकाउंट या स्टॉक रीपजेज अकाउंट भी बोल सकते हैं। माल का पुनर्ग्रहण खाता, ये किसकी पुस्तकों में बनता है? विक्रेता की पुस्तकों में बनता है। सी आंसर होगा। ठीक है, ये सारी अकाउंटिंग है। माल जब्त करके लाएंगे तो क्या एंट्री होगी, उस माल पे खर्चा करेंगे तो क्या होगा, उसकी रीसेल करेंगे तो क्या होगा, अंत में लाभ हानि का क्या होगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किराया क्रय प्रणाली के तहत किराएदार को अनुबंध करते समय क्या ट्रांसफर किया जाता है? मैं कंपनी हूँ, सामने वाला आया, साइन अग्रीमेंट साइन हो गया, उसने हमें डाउन पेमेंट कर दिया, तो हम उसे क्या देते थे? संपत्ति। पर हम संपत्ति का स्वामित्व नहीं देते, संपत्ति का कब्जा देते हैं। ओनरशिप, ओनरशिप वर्ड या टाइटल वर्ड अलग चीज़ होती है। हम जो देंगे उसको राइट टू यूज़ देंगे कि आप जाओ संपत्ति ले जाओ, इसको आप यूज़ करो, उसका कब्जा दे देंगे। तो केवल हम संपत्ति का कब्जा देंगे, स्वामित्व नहीं देते। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया क्रय प्रणाली किसके द्वारा शासित होती है? तो हायर परचेज अग्रीमेंट के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया, हालांकि इसकी वैधानिक स्थिति भी आप पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी सी पेचीदा है, बट ये वाला इसके लिए एक सेपरेट एक्ट है, किराया क्रय अधिनियम 1972। हालांकि जिस किताब में मैंने देखा उसमें कह रहे हैं कि लीगल पोजीशन ये है कि भारत की संसद ने 31 मई 1972 को ये एक्ट पास किया, और इसके बाद ये भी लिखा है कि इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस अधिनियम को 2 बार गजट नोटिफाई किया गया, लेकिन इसके लागू होने से पहले ही सरकार ने इसका क्रियान्वयन यानी एनफोर्समेंट वापस ले लिया। ये भी कह रहे हैं कि 17 साल के बाद विधि आयोग ने 1989 में राज्यसभा में किराया क्रय बिल रखा, परंतु इस पे जो ऑब्जेक्शन से और अन्य रीजन से उस वजह से बिल पारित नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर आ जाता है तो आप किराया क्रय अधिनियम 1972 बना हुआ है, उसमें इसके रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक सिस्टम होता है, एक टॉपिक होता है जो इसके जैसा ही होता है, इसके ठीक बाद पढ़ाया जाता है, उसको सिस्टम को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम। दोनों में इंस्टॉलमेंट कॉमन है। हायर परचेज सिस्टम में भी ग्राहक इंस्टॉलमेंट देता है, और किश्त भुगतान पद्धति या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी वो इंस्टॉलमेंट देता है, लेकिन टेक्निकली या लीगली फर्क है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है उसके ऊपर अलग एक्ट लागू होता है, और उसके ऊपर लागू होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1932। भारत में वैसे जितनी भी वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं उस पे वस्तु विक्रय अधिनियम ही लगता है, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे ये वाला एक्ट लागू होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मेरे कहने से ज़रूर तैयार करके जाना कि किराया क्रय अधिनियम या किराया क्रय प्रणाली और किश्त भुगतान प्रणाली में क्या अंतर है। दोनों में करीबन 10 से 12 अंतर हैं, आप बिल्कुल उनको कस के याद करके जाना, तो आपका काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व उससे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हायर परचेज एक्ट को कब पास किया गया था? तो अभी आपने याद किया था क्या, 1972। इस एक्ट को पहली बार 1972 में पारित किया गया था, और ये इसके बारे में और याद करना चाहो तो इस अधिनियम में 31 धाराएं हैं, 6 अध्याय हैं, और किस अध्याय में क्या है, अगर आपको इस चैप्टर से बहुत प्यार हो तो आप इसको याद कर सकते हैं, कोई मना नहीं है जी, ज़्यादा में कोई दिक्कत नहीं है। बस वही होता है कि आपको बैलेंस बनाना होता है, क्योंकि केवल यही चैप्टर थोड़ा ना पढ़ना है, इसी पे थोड़ा पीएचडी करनी है, बाकी टॉपिक भी तो पढ़ने हैं। ठीक है, 1972 आ गया। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस इज इंटरेस्ट। 50,000 रुपये की जगह वो 60,000 रुपये ले रहा है, तो जो 10,000 का अंतर है वो क्या है? वो ब्याज है। दैट इज हायर चार्जेस या टोटल इंटरेस्ट, वो एक है ना। तो दोनों शब्द याद रखना, वो एक तरह का किराया है या ब्याज है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2025 को हितेश ने गौरव को एक कार बेची, इसका रोकड़ी मूल्य 60,000 है तथा किराया क्रय मूल्य 75,000 है। इस शब्द से समझ में आता है कि ये एचपी सिस्टम पे बेचा, 60 की चीज़ के 75,000 ले रहा है, लूट मचा रखी है। इसका भुगतान 25,000 रुपये की 3 किश्तों में किया जाना है, तो पहली किश्त में ब्याज कितना होगा? तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखाते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ब्याज की दर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी,
तो मैंने कहा चलो नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, अपन किस्तों को जमा लेते हैं। पहली किस्त 25,000 रुपये, दूसरी किस्त 25,000 रुपये, और तीसरी किस्त 25,000 रुपये। और ये 25,000 की किस्तें कैसी है, कुछ लिखा नहीं है, पर अपन मान लेते हैं कि वार्षिक किस्तें हैं। तो ये वो वाला हो गया कि आपका जो इंटरवल है, इंटरवल मतलब किस्तों में जो गैप है वो भी साल भर भर का है, साल साल का गैप है, और जो किस्त की राशि है वो समान है। तो अब आप ऑर्डर को रिवर्स कर लो, आपकी 3 किस्तें हैं तो 3 किस्तों को कैसे बोलेंगे, 3 to 1, 3 to 1, ठीक है। 3 to 1 क्या बना, 6, 6 क्या बना, योग बना। अब जो चीज़ 60,000 रुपये की थी कैश में, वो है 75,000 रुपये की इस तरह से। तो अंतर कितना है, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये, अब ये मुझे पहला ब्याज निकालना है तो पहला ब्याज का कोड होगा 3/6। अगर मुझसे वो दूसरा ब्याज पूछता तो दूसरा ब्याज पूछता तो उसका कोड होता 2/6। और अगर मुझे वो अंतिम किस्त का ब्याज पूछता तो उसका कोड होता 1/6। तो इस तरह से मैंने कोड लगाया तो 7,500 ब्याज बना। क्योंकि इसने मुझसे पूछा है कि बताओ पहली किस्त में ब्याज का कंपोनेंट कितना है, तो 7,500 रुपये ब्याज का कंपोनेंट है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक किराया विक्रेता जो कम मूल्य के मदों को किराया क्रय पद्धति से ही बेचता है, लाभ की गणना हेतु कौन सा खाता बनाएगा। तो देखो, जैसे सपोज करो मैं कंपनी हूँ, हो सकता है मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बेचता हूँ, जैसे मोटर ट्रक, मोटर कार, है ना, और या मान लीजिए मशीन, इस तरह की चीज़ें बेचता हूँ। इसमें क्या होता है, मेरा कस्टमर बड़ा होता है तो मैं हर कस्टमर के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा। अगर एक्स आया तो मैं एक्स खाता का खाता बनाऊंगा, वाई आया तो वाई का खाता बनाऊंगा। लेकिन सपोज करो मेरी एक दुकान है जिसमें मैं टीवी बेचता हूँ या फ्रिज बेचता हूँ, और मेरी आदत है कि मैं वो किस्तों में बेचता हूँ। तो ये जो टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर मैं उनको किस्तों में बेचता हूँ तो फिर एक एक ग्राहक का सेपरेट अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मैं दिन भर के 10 टीवी, 5 कूलर ये बेचूंगा तो उनका खाता बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो उसलिए फिर अपन एक अकाउंट बनाते हैं, स्पेशल अकाउंट, का नाम है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये अकाउंट बनाया जाता है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें अपन ने जितना माल बेचा, जितनी किस्तें आ रही है, वो सब रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसीलिए अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो व्यापारी छोटी वस्तुओं, छोटी आइटम्स का क्रय विक्रय नहीं, विक्रय किस्तों पे करता है या हायर परचेज सिस्टम में करता है, तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। वैसे भी अपने को ट्रेडिंग अकाउंट अपने नाम सुना हुआ है, लाभ ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी के लिए अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग है, इसलिए हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, किराया क्रय व्यापार खाता, ठीक है। तो इसका आंसर डी रहेगा। कैसे बनता है वो फिर एक अलग कहानी है, लंबी चौड़ी। अच्छा, किराया क्रय व्यवहारों के संबंध में वास्तविक ब्याज दर की गणना का सूत्र है। तो ये आप याद कर लीजिए कि अगर आपको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना लग रहा है ये निकालना हो, तो आप सामान्य ब्याज दर इंटू 2 इंटू किस्तों की संख्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे, इंटू 2 करेंगे। ये फॉर्मूला सही है, याद ही करना है, मैंने भी याद किया है आपको समझाने के लिए। सामान्य ब्याज दर, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल अगला बताता हूँ। सामान्य ब्याज दर ले लो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, उसे किस्तों की संख्या से मल्टीप्लाई करो, नीचे किस्तों की संख्या +1 करोगे तो आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी, कैसे कैलकुलेट होगा, ये अभी अपन देख लेते हैं। इसका आंसर डी रहा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखो। एक किराया क्रय अनुबंध के अंतर्गत एक मशीन का किराया क्रय मूल्य 31,200 है, जिसका भुगतान 10,400 रुपये की 3 किस्तों में किया जाना है। सामान्य ब्याज की दर 10% है, तो वास्तविक ब्याज दर क्या होगी। तो अभी अपन ने क्या फॉर्मूला देखा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपकी सामान्य ब्याज दर दे रखी है, हम उसे लेंगे, मल्टीप्लाई उसे करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे आपकी किस्तों की संख्या से, और डिवाइडेड बाय करेंगे किस्तों की संख्या +1 से। अब करके देखें, आपकी ब्याज की दर कितनी है, सामान्य ब्याज दर 10%, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस क्वेश्चन में किस्तों की संख्या कितनी है, 3, तो ऊपर आया 3 तो नीचे आया 4। अब सॉल्व कर लेते हैं। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, परसेंटेज का निशान अपनी जगह पे, बटा हुआ 4, सॉल्व किया तो 15%। तो ये निकल के आया कि सामान्य ब्याज दर दिखने में 10% है,
तो वो जो वास्तव में ब्याज दर है वो 15% की है। तो ये 15% बना फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपने देख लिया, सामान्य ब्याज दर मल्टीप्लाइड टू इंटू किस्तों की संख्या डिवाइडेड बाय किस्तों की संख्या अपॉन 1 प्लस 1। हाँ ठीक है, चलो तो 15% आ गया। लास्ट क्वेश्चन कहता है किराया क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति अर्जित विधि के अंतर्गत संपत्ति की सुपुर्दगी पर भुगतान करने के लिए जनरल प्रविष्टि होगी। ये मैं क्वेश्चन स्किप करना चाहता था, पर मैं आपको बता देता हूँ, डरिएगा मत। यूँ समझो कि जो कंपनी वस्तु बेचती है, एक क्राइटेरिया तो ये होता है या तो बड़ी वस्तु बेचती है या छोटी वस्तु बेचती है। छोटी वस्तु में तुमने याद कर लिया कि छोटी वस्तु में प्रॉफिट निकालने के लिए हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं विक्रेता की बात कर रहा था, है ना। सॉरी, अब मैं क्रेता की तरफ से बोलता हूँ। क्रेता जो होता है, क्रेता जो होता है जो वस्तु खरीद के लाता है, उसके बाद अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका असेट्स अक्रूवल मेथड, एक क्वेश्चन समझा दूंगा मैं आपको। और दूसरा तरीका होता है क्रेडिट परचेज मेथड। मतलब ये परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि परचेजर अकाउंटिंग दो तरीके से कर सकता है। एक तरीके में वो असेट अकाउंट को यूज़ करता है और दूसरे तरीके में वो असेट के साथ साथ वेंडर अकाउंट को भी यूज़ करता है। जैसे जैसे आप ये एंट्री देखो, मोटरसाइकिल अकाउंट डीआर टू बैंक। यानी जैसे मान लो आप मोटरसाइकिल खरीदने गए और आपने 8,000 रुपये दिए वेंडर को, तो आपने वेंडर अकाउंट नहीं लिखा। आप ये कह रहे हो कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ किसके लिए दे रहा हूँ, मोटरसाइकिल के लिए दे रहा हूँ। तो आप इस तरह से एंट्री कर रहे हो, मोटरसाइकिल अकाउंट डीआर टू बैंक, ठीक है। और जिस जो मैंने तुम्हें शुरू में अकाउंटिंग बताई थी, उसमें क्या हुआ कि जैसे आप संपत्ति खरीद के आए, 2 मिनट सुनना, जैसे आप संपत्ति खरीद के लाए तो उस समय आपने एंट्री करी मोटरसाइकिल डीआर टू हीरो होंडा, या उसका उसका नाम है मान लो मोटरसाइकिल कंपनी। जब आप संपत्ति लेके आए 50,000 रुपये की, तो आपने ये एंट्री करी, ठीक है। मैं इसको एक सेकेंड, है ना, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एक सेकेंड, अगर अभी ले पाता है तो। हाँ, ये लिख देगा क्या इस पे? नहीं लिखेगा, ओके। इस तरह से ब्रेकअप कर लेते हैं। मोटरसाइकिल डीआर टू कंपनी, ये एंट्री करते हैं जब आप संपत्ति को खरीदते हैं। तो असेट अक्रूवल मेथड बोलता है कि हम संपत्ति खरीदेंगे तो एंट्री नहीं करेंगे, हम संपत्ति खरीदेंगे तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जब हमने कंपनी को पेमेंट किया, मान लो डाउन पेमेंट दिया, तो हमने एंट्री करी कंपनी टू बैंक। हमने मोटरसाइकिल कंपनी को पेमेंट किया तो हमने एंट्री करी टू बैंक। और ये जो संपत्ति उपार्जन विधि होती है वो ये कहती है कि हमने जो पैसा दिया वो मोटरसाइकिल के लिए दिया, तो एंट्री करेगी मोटरसाइकिल टू बैंक। कि नहीं समझ में आया? ठीक है, थक गया मैं भी, थक गए हो आप भी। संपत्ति उपार्जन विधि में जो पैसा दिया जाता है वो संपत्ति के लिए दिया जाता है और संपत्ति खाता खोला जाता है। और जो कुल क्रय विधि है, जो मैं इतनी देर अकाउंटिंग कह रहा था, जितनी देर मैंने अकाउंटिंग शुरू में बताई ना, वो सारी मैंने आपको उधार क्रय विधि से बताई। उसमें एक वेंडर का खाता खोला जाता है और पेमेंट जब किया जाता है वो बाद में वेंडर को ही किया जाता है। इसने हमसे अभी जो पूछा है वो संपत्ति उपार्जित विधि है। और जब हम शुरू शुरू में साइन करते हैं एग्रीमेंट, उस समय जो हमने पेमेंट किया, ये मेथड कहेगा कि मैंने पैसा संपत्ति के लिए दिया है, तो असेट टू कैश, इस तरह की एंट्री होगी। चलो ठीक है, होपफुली मैं थोड़ा बहुत इंसाफ कर पाया। ए आंसर है, समझ में आया होगा। कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, हमारा ऐप है, जाइए। जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक इन चीज़ों से जुड़ जाइए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है।